हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पर हमने देखा कि एलईडी जो होती है वो दुर्बल धारा को प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती है। मतलब कि विद्युत धारा जो दुर्बल होती है उसके प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखें कि एलईडी के किसी परिपथ में जोड़ते समय उसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हमें आगे देखेंगे तो एक क्रियाकलाप है 14.3 माचिस की खाली डिब्बिया। ये हमने कक्षा 7 में भी किया था, है ना, विद्युत धारा की चुंबकीय असर को देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक माचिस की खाली डिब्बिया की ट्रे निकाल लेनी है और उस ट्रे में हमें दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ तार फेरे लपेटना है। ट्रे के भीतर एक छोटी सी चुंबकीय सॉय रखी है, मतलब हम हौका यंत्र भी रख सकते हैं। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। आप क्या पाएंगे? तो चुंबकीय सुई को तुरंत आप विक्षेप देखोगे। यहाँ पर जो हमने रखी है ना माचिस की डिब्बा के बीच में जो चुंबकीय सुई, उसमें तुरंत ही विक्षेप आप देखेंगे, मतलब उसको हिलती हुई पाएंगे। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपर्क क्षेत्र तैयार है। अब इस संपर्क क्षेत्र का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। क्या संपर्क क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? मतलब आगे जो हमने क्रियाकलाप किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बल्ब की जगह पर हमने क्या रखा है, एक चुंबकीय सुई रखी है। और अब हम नींबू के रस यहाँ पर हम नींबू का रस रखेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, जब हमने अगले वक्त रखा था ना, बस यहीं पर। यहाँ पर हम नींबू का रस रखेंगे और देखेंगे कि सुई में कोई विक्षेप दिखाई देता है। संपर्क क्षेत्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए। अब हमें उसको बदल के क्या डालना है, उसमें पानी डालना है और पोंछकर सुखाइए। हर बार हम पदार्थ द्रव बदलेंगे और वहाँ पर पोंछकर उसको सुखा लेंगे। ठीक है, इस क्रियाकलाप को अन्य द्रव जैसे टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराना है। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। आपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में अंकित करना है। यहाँ पर ये सारणी दी गई हुई है। जैसे नींबू का रस, तो चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, तो हाँ, यह अच्छा चालक है। ठीक है, जो सिरका है वह भी एसिड है, तो वह भी अच्छा चालक है, तो हाँ लिखना। टोंकी का पानी, तो हाँ यह भी अच्छा चालक है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़मीन से निकलता है और क्षार वाला होता है, और क्षारित जो पानी होता है, लवण वाला पानी जो होता है, वो अपने से होकर विद्युत को पसार होने देता है। वनस्पति तेल जो होता है वो एक तरह का चालक नहीं है होता। ठीक है, विद्युत का चालक नहीं होता। दूध जो होता है वो शायद नहीं होता, और शहद जो होता है वह भी नहीं होता। सारणी 14.1 से हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक होते हैं। जब संपर्क क्षेत्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक होती है। हमने कक्षा 7 और 6 में भी पढ़ा था कि वायु जो होती है वह विद्युत की हीन चालक है। परंतु उनमें यह भी पढ़ा कि तड़ित के समय, मतलब जब आकाश में बिजली गिरती है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है? तो नहीं। जब विद्युत का प्रभाव बढ़ जाता है तो वह हीन चालक रहती नहीं है। ठीक है ना, वह मंद वाहक बन जाती है। इसी से प्रेरित होकर बुझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं? तो हो सकता है होने देते होंगे, मंद वाहक बन जाते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, हर बार नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा उन्हें अच्छे चालक तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है।
हमने टोंटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब हम अशुद्ध जल मतलब क्या होता है, वो जो शुद्ध जल होता है ना, जो उसको बोलते हैं। अशुद्ध जल का विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल भरिए। आप अशुद्ध जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध जल का मतलब क्या होता है? शुद्ध जल। अगर हम किसी पानी को गर्म करेंगे और वह वाष्पित होगा, उस वाष्पन को हम ठंडा करके एक शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं जिनमें लवण की मात्रा नहीं होती। ठीक है, विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी अशुद्ध जल ले सकते हैं। संपरीक्षण क्षेत्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? तो आपको ये बता दूं कि अशुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का चालक नहीं है, वो अपने से होकर विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है? जल ही होने पर भी वह अपने से होकर विद्युत का चालन नहीं होने देता। तो अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे अशुद्ध जल में घोलिए। नमक क्या है आपको पता है, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। तो नमक जो होता है वो एक प्रकार का लवण होता है, और जब हम उसको अशुद्ध जल में डालेंगे, ठीक है, जब हम उसको अशुद्ध जल में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वह लवण वाला घोल बन जाएगा। और लवण वाला घोल जो होता है वह विद्युत का चालक होता है, और इसलिए विद्युत जो होता है उसमें से अब चालन कर पाएगी। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो मैंने बोला ना कि नमक, जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो वह नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो आपको अगर कारण पूछा जाए तो भी आपको यह लिखना पड़ेगा। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हैंडपंपों, कुओं और तालों से जो मिला हुआ पानी होता है वह जमीन के साथ जमीन में संग्रहित होता है, और जमीन में बहुत सारे लवण होते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्षारक होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए वह पानी जो होता है वह विद्युत का अच्छा चालक होते हैं। वह शुद्ध नहीं होता, इनमें अनेक लवण घुले हुए होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दूसरे जल और अशुद्ध जल के बीच क्या भिन्नता क्या है। अशुद्ध जल जो होता है उसमें बिल्कुल भी लवण की मात्रा नहीं होती, इसीलिए वह हीन चालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देता है। इसलिए हमें विद्युत साधनों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको घर में लाइट जलानी हो या बल्ब जलाना हो या फिर ग्राइंडर मिक्सी में जलाना हो या कुछ भी पंखा चलाना हो, तब भी आपके अगर हाथ गीले हों तो आपको उसे गीले हाथों से स्विच को छूना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ और पानी अंदर स्विच के अंदर चला गया तो आप क्या बन जाओगे? आप विद्युत का चालक करने वाले पदार्थ बन जाओगे, जो आपको करंट लगा सकता है और आपके जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी गीले हाथों से आपको स्विच को नहीं छूना है। यहाँ चेतावनी भी दी गई हुई है कि अग्नि क्रियाकार आपको केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख नहीं करिए, क्योंकि इनमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये जो क्रियाकलाप 14.5 है उन्हें आपको अपने बड़ों की उपस्थिति में ही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रियाकलाप 14.5। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। यहाँ पर हमें 3 स्वच्छ ढक्कन लेने हैं। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल भरिए। ठीक है, प्रत्येक में हमें कितने? 2 चाय के चम्मच बराबर 2 चम्मच हमें अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल भरना है। एक ढक्कन के अशुद्ध जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोलिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन में अशुद्ध जल के कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलानी है। सब 3 ढक्कनों में अलग अलग चीज़ें मिलानी है। पहले वाले में हमने क्या मिलाया? नींबू का रस या तनु हाइड्रोलिक अम्ल मतलब एसिड मिलाना है। दूसरे में हमें क्या मिलाना है? पोटेशियम आयोडाइड
जैसे क्षारक मिलाने हैं। और तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालनी है। ठीक है, थोड़ी सी चीनी घोलनी है हमें। परीक्षण और सबको घोलना है। परीक्षण कीजिए, इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन कर सकता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर ये जो सारे पदार्थ है, जैसे पहला जो हमने मिलाया वो अम्ल था, दूसरा था लवण था और तीसरा था वो क्षारक था। ठीक है, नहीं, दूसरा था वो क्षारक था और तीसरा था वो भी क्षारक ही था, चीनी। ठीक है ना। तो जो सारे जो पदार्थ थे वो अपने से होकर विद्युत का चालन कर सकती है। अब यह है कि क्या वह विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो उत्पन्न करती है। अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हमें देखना है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या है। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।